दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग आप सभी को, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस क्लास को। 10:30 बजे आपको ये क्लास दी जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सीटेट 2012 का हम ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप पर्यावरण की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं सीटेट की एनसीईआरटी बेस्ड, तो उसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया जिसमें 4 वीडियो हैं। 4 वीडियो में आपकी पूरी एनसीईआरटी कक्षा 3, 4, 5 खत्म कर दी गई, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरू। पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ये आप सॉल्व कर रहे हैं सीटेट 2012 का क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न आप सबने पढ़ लिया होगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। कहा जा रहा है कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। आपको बता दें, बहुबुद्धि के सिद्धांत से हार्वर्ड गार्डनर का ये सिद्धांत था और हर बार इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 तरीके से इन्होंने बताया है बुद्धि के बारे में। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे सिवाय का मतलब पूछा जा रहा था कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित एक विकल्प कौन सा नहीं है। तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है। 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? इसको निकालने के लिए आपको जब तक सूत्र नहीं पता होगा तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। सूत्र क्या होता है आप नोट कर लीजिए। बुद्धिलब्धि बराबर होगा आपका मानसिक आयु, ऊपर रहेगा मानसिक आयु, नीचे होगा वास्तविक आयु, इनटू में होगा 100। इस सूत्र से आप निकालिएगा। तो यहाँ पे 75 अंक मिल रहे हैं बच्चे को और मानसिक आयु आपको निकालना है, यानी 75 इक्वल टू मानसिक आयु बटे और 16 वर्ष का बच्चा है, यानी वास्तविक आयु है 16 इंटू 100। तो इसको जब आप हल करेंगे 25 नहीं 75 और 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 और 4 नहीं 12। इसको आप लिख करके हल करिएगा तो आंसर आ जाएगा 12। यहाँ पे सूत्र फिर से बता देते हैं। बुद्धिलब्धि इक्वल टू, यानी बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। शॉर्ट में आप इसको मावा याद रखिएगा, माँ ऊपर रहेगा और वा नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? पहला ऑप्शन, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या फिर बहुत सरल कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने, अधिकतम रूप से कौन अभिप्रेरित करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे बाह्य कारक प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार होगा? तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपने कुछ अपना टारगेट बना रखा है, अगर आप उसके प्रति समर्पित रहते हैं तो वो ज़्यादा आपको अंदर ही अंदर मोटिवेट करता है। जैसे आपने एक लक्ष्य बना रखा है कि आपको एक सीट पक्की करनी है गवर्नमेंट टीचर की, किसी भी राज्य से हो आप, तो आपका एक टारगेट है, आपको अंदर ही अंदर खुशी मिलती है, आपको लक्ष्य प्राप्त करने में अंदर से आप मोटिवेट होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसीलिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन आप एज इट इज याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा गया है और 3 से 4 बार ये क्वेश्चन अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। सुनिम होती है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, कम से कम, पूर्ण या फिर उच्च। तो देखिए बुद्धि लब्धांक अभी मैंने आपको उसका सूत्र भी बताया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, अर्थात ये उच्च रूप से संबंधित होते हैं। ठीक है, उच्च रूप से संबंधित होते हैं क्योंकि बुद्धि लब्धांक के द्वारा ही हम बच्चे का स्तर चेक करते हैं कि कितनी उसकी बुद्धिलब्धि होगी। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि जो बुद्धिलब्धि होती है उसको जब आप निकालते हैं, इसी के द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को हम आसानी से पता कर सकते हैं। 5वां प्रश्न हो चुका है। 6ठा प्रश्न यहाँ पे देखिए, सिवाय लगा है। ये क्वेश्चंस
के ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, सिवाय, को छोड़कर, के अलावा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन निगेटिव बन जाता है, मतलब एक ऑप्शन है उसको छोड़ करके बाकी के सभी ऑप्शन जो है सफल समावेशन के लिए आवश्यकता होती, एक ऑप्शन जो है उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो आप चाहते हैं कि सफल समावेशन हो तो अभिभावकों की भागीदारी भी जरूरी है, क्षमता संवर्धन भी जरूरी है, संवेदनशील बनाना भी जरूरी है। पृथक्करण अपने आप में एक निगेटिव शब्द है, यहाँ पे हम समावेशन मतलब एक मिलाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग करने की बात कर रहे हैं, अर्थात इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रिक वाले वीडियोस जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हमने नीचे प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मतलब ऐसे बच्चे जो वंचित हैं, ठीक है, उपस्थिति उनकी कम होती है क्लास में और आप चाहते हैं कि वो भी रेगुलर क्लास में आए। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए आप चाहते हैं कि बच्चे डेली कॉलेज यानी डेली स्कूल आए, कॉलेज नहीं, डेली कक्षा में आए, तो कौन से तरीके से आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो घरों से बच्चों को लेकर के आए। हालांकि ये होता है भाई, वैन वगैरह जाती है, लेकिन ये उतना प्रभावशाली नहीं। 5 रुपये देना, ये लालच देना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कानूनी दंड बनाना भी अपने आप में निगेटिव है। बेहतर होगा कि हम आवासीय विद्यालय यानी हॉस्टल की व्यवस्था कर दें, बच्चा वहीं रहेगा तो डेली स्कूल आएगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कहीं और जाने का। तो इसीलिए बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे आवासीय विद्यालय खोलना। क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम किसी भी प्रकार का लड़का और लड़की में भेदभाव न करें। यहाँ पे कहा जा रहा है नियम बनाना, कड़ाई से पालन करना। तो देखिए, नियम बनाना तक तो ठीक था, लेकिन कड़ाई से पालन करना ये अपने आप में निगेटिव, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। भाई ये तो फिर वही बात हो गई ना, उल्टा हो गया यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पक्षपात को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है पुरुष एवं महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती करना। तो ये बात कुछ ठीक थी, लेकिन जब हमने देखा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इसमें कहा जा रहा है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, मतलब जो पक्षपात व्यवहार किए जा रहे हैं उसको संज्ञान में लिया जाए और उसमें विचार किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सबसे बेहतर होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लिंग जो है स्त्री पुरुष के मध्य असमान संबंधों की व्यवस्था अथवा ये कह सकते हैं स्त्री पुरुष विभेद को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे पक्षपात वाले व्यवहार से बचने के लिए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण का अधिसंज्ञान मतलब उनकी जानकारी होना आवश्यक है कि ये क्लास में हमें नहीं करना है। जब अधिसंज्ञान में होगा तो टीचर उसको फॉलो करेगा, मतलब लैंगिक पक्षपात नहीं करेगा, ठीक है, भेदभाव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। तो भाई ये गलत हो गया, क्योंकि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं अपनी आवश्यकताओं को जरूर कह पाते हैं। बी ऑप्शन है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, मतलब जो भी वो निर्णय लेते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं, यही इसका सही जवाब होगा, जो कि सीटेट ने ऑफिशियली आंसर की में दिया है। 2012 का आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, होने को तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, इसको छोड़ करके। शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या मिला, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने को औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए पूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबके सामने, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं इस क्लास को एक बार शेयर करिएगा। बहुत बढ़िया आप लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य क्या है कि क्योंकि ये जो है वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर अगर हम शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वैयक्तिक विभिन्नताओं को सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं।
तो देखिए चिंतन का जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत था ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा गया था, इसके बाद इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन आपको हम बता देते हैं जो चिंतन का जो सिद्धांत है, चिंतन के सूचना प्रक्रम का सिद्धांत, उसमें सबसे पहले आता है पूर्व प्रक्रमण। पूर्व प्रक्रमण के बाद श्रेणीकरण, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन। जब भाई आप चयन कर लेंगे तभी तो आप क्रियान्वयन करेंगे, चयन के बाद क्रियान्वयन। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा सी के बाद डी और बी ए, क्रियान्वयन सबसे लास्ट में। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चा जो ग्रस्त है सा को वाज मतलब उल्टा पढ़ता है, SAW को क्या पढ़ता है WAS, न्यूक्लियर को अनक्लियर, इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या है, बहुत सारे लोग जंबलिंग विकार बताते हैं, नहीं ये पढ़ने में दिक्कत है, तो पठन संबंधी विकार को मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न आप सबके सामने, सीखने संबंधी निरोगिताएं सामान्यतः अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो गांव से बच्चा हो उसमें अधिगम संबंधी निरोगिता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती, तो ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। लड़का लड़की देख करके अधिगम का प्रभाव लिंग पर नहीं पड़ता, यानी हम ये कह सकते हैं कि अधिगम जो है ये देख करके नहीं होता है कि ये लड़का है लड़की है। एक तरीके से अगर आप समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। आंसर आएगा यहाँ पे उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, वंशानुक्रम के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर आएगा सी ऑप्शन, उन बच्चों में पाई जाएगी जिनके अभिभावक इस समस्या से ग्रसित होंगे, तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसको सबसे ज्यादा बढ़ावा देगा? परीक्षण कराने की मतलब बार बार परीक्षण कराए नहीं, स्मृति मतलब याद करने पे बल दे नहीं, अनुशासित ठीक हो सकता था, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, यानी कंपटीशन हो। कंपटीशन का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, आपस में प्रतिस्पर्धा हो बच्चों में, तभी तो कुछ बेहतर वो कुछ नवाचार कर पाएंगे, कुछ वहाँ पे नया कर पाएंगे और बच्चे कुछ सीख पाएंगे। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सबसे ज्यादा बढ़ावा देगा अगर सशक्त विद्यालय है अपने शिक्षकों में। अगला प्रश्न देखिएगा, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर जो है ये एक ऐसी अवस्था है, अगर हम किशोर अवस्था के बारे में बताएं तो इसमें ना बच्चा होता है, मतलब ना बालक होता है ना प्रौढ़ होता है, बीच में होता है। सबसे ज्यादा इस अवस्था में चिंता किसकी होती है? अपने शारीरिक आकृति को लेकर के, कि हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम देखने में अच्छे नहीं हैं। इस प्रकार की आप सभी के अंदर ये चीज होंगी किशोरावस्था में। अब तो आप सभी लोग इस चीज से बाहर निकल आए तो इतनी टेंशन नहीं, कैसे भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ये सब ज्यादा होता था, बार बार आईना देखना और बार बार अच्छे अच्छे कपड़े पहनना नए। तो ये सब क्या होता है, दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं, अर्थात वे अपनी शारीरिक आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और कमियों के विषय में सदैव चिंतित होते रहते हैं। आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया। तो देखिए डिस्कैल्कुलिया होता है गणना संबंधी विकार, मैथमेटिक्स से संबंध होता है, तो ये तो नहीं होगा, डिस्थीमिया भी नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। शारीरिक रूप से कहा जा रहा है, आप लिखते हैं तो शारीरिक एक्टिविटी होती है, हाथ से आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अर्थात यहाँ पे लिखने का संबंध यहाँ पे रिलेट किया गया है कि बच्चा अगर शारीरिक रूप से अक्षम होगा तो वो लिख भी नहीं पाएगा। आंसर इसका जो सीटेट ने दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डिस्ग्राफिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, आंशिक पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है? जब कोई आप क्लास में से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों से कोई क्वेश्चन किया और बच्चा उसका सही जवाब दे दे, तो आप कहते हैं वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये होता है पुनर्बलन। ठीक है, मोटिवेट करना बच्चों को पुनर्बलन के माध्यम से। तो पुनर्बलन आप समझ गए होंगे क्या है। आंशिक मतलब थोड़ा पुनर्बलन अगर दिया जाए तो ये किस प्रकार प्रभावित करेगा क्लास, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आंशिक पुनर्बलन से तात्पर्य क्या होता है? किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि सतत पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे?
सतत पुनर्वलन की अपेक्षा यह कम प्रभावी होगा या अधिक? तो आपका उत्तर आएगा ये अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया है उत्तर बिल्कुल सही है। ऊपर आई बटन में देखिएगा, ऊपर आई बटन में क्रैश कोर्स सीटेट की लिंक शो कर रही होगी, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धिलब्धांक उनके बुद्धिलब्धांक से कम होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, साथ ही साथ ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ढांचा पाड़, स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा थे। बच्चे के संबंध में इन्होंने कहा था कि बच्चे सहयोग के माध्यम से बेहतर ढंग से सीखते हैं समाज में अंतःक्रिया करके। तो यहाँ पे भी आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक समस्या समाधान के द्वारा बच्चे सीखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या था कि बच्चे सहयोगात्मक समस्या समाधान के द्वारा सीखते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों का एक छोटा समूह आपसी मतभेद को बुलाकर एक सामान्य लक्ष्य की ओर कार्य करता है। इसमें प्रत्येक छात्र अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह सक्रिय रूप से एक्टिव होकर के करते हैं। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। मोनिका एक टीचर है मैथमेटिक्स की, राधिका नाम की एक स्टूडेंट से उससे एक क्वेश्चन पूछती है। राधिका से कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो क्या करती है, तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछ रही, वही प्रश्न नहीं, प्रश्न यहाँ पे चेंज कर देती है। तब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह प्रश्न के शब्दों को बदल देती है, मतलब प्रश्न के शब्दों को आसान कर देती है या बदल देती है। मोनिका की ये प्रवृत्ति क्या दर्शा रही? भाई बदल रही है। यहाँ पे राधिका के लिए कोई और क्वेश्चन, मोहन के लिए कोई और क्वेश्चन, अर्थात क्या हो रहा है यहाँ पे, पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे उससे संबंधित कौन सा ऑप्शन है, क्या घबरा गई है? नहीं, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका, हम कैसे कह सकते हैं ये बात, उलझनपूर्ण स्थिति में क्यों डालेगा टीचर, ये भी गलत हो गया। आंसर आएगा मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता सिवाय, मतलब एक का ध्यान नहीं रखता। कभी कभी ऑप्शन में लिख देता है को छोड़ करके, हालांकि पेपर में हाईलाइट कर दिया जाता है डार्क ब्लैक से, लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक नंबर आपका फोकट का चला जाएगा अगर आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे सकारात्मक है या नकारात्मक। सिवाय मतलब एक ऑप्शन को छोड़ करके और वही ऑप्शन निकालना है। तो देखिए सीखने के लिए आकलन, जब आप किसी चीज का आकलन करते हैं और वो सीखने के लिए होता है तो उसमें त्रुटियों को भी ध्यान में रखा जाता है, अधिगम शैलियों को भी, और किसका ध्यान रखा जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में, तो क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाता है, आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता। ध्यान दीजिएगा, सीखने के लिए आकलन में आवश्यकताओं को, विद्यार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धिलब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, एक समान जुड़वा भाई हैं, एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और एक को गरीब द्वारा। तो क्या संभावनाएं होंगी 1 वर्ष के बाद? पहला ऑप्शन सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धिलब्धि को प्रभावित नहीं करता। दूसरा ऑप्शन निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि जो अमीर बच्चा हो वही अच्छा अंक लाए। कई बार आपने देखा होगा कि सिलेक्शन होता है तो गरीब परिवार से ही बच्चे निकल करके आते हैं, किसान के बच्चे, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे ये भी कोई जरूरी नहीं है। सीधी सी बात है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धिलब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ठीक है, इसमें वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव होता है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धिलब्धांक को प्रभावित नहीं करता। 21 के लिए आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत के लिए प्लेलिस्ट बनी है, 100 से ज्यादा वीडियो है, अगर आप देख लेते हैं तो 30 में 27-28 स्कोर करेंगे, ये हम नहीं कहते। वीडियोज के नीचे आप कमेंट पढ़ करके एक बार जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? 3 से 4 बार ये क्वेश्चन अलग अलग राज्यों की टेट परीक्षाओं में पूछा गया है, खुद सीटेट ने ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट किया है। आंसर आपका सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए यहाँ पे आंसर मिलेगा लिखना। क्यों लिखना होगा इसको समझिए, क्योंकि लिखना जो है इसके लिए आपको पता होगा कि ये भाषा कौशल मुख्य रूप से विद्यालय में, आप लिखना कहाँ से सीखते हैं? विद्यालय में, ठीक है। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना तो आप नॉर्मली देख देख कर अनुकरण द्वारा सीख जाते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको बताया जाता है कि बेटा ये 3 बिंदी बनी है, ऐसे ए मिलाओ, ऐसे मिलाओगे तो ये ए बनेगा। तो ये आपको विद्यालय द्वारा सिखाया जाता है, अर्थात ये क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी।
23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। हर सब्जेक्ट की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। सीडीपी का प्रीवियस ईयर अलग, ईवीएस का प्रीवियस ईयर अलग, प्रैक्टिस सेट जो आएंगे वो अलग। देखिए अधिगम संबंधी विकार हो गया, बोलते बोलते नहीं, बोलने संबंधी विकार है ना, जंबलिंग वाला, हंस लीजिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। देखिए यहाँ पे केवल लिखा है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। बताइए, समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है क्वेश्चन नंबर 23। मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। नहीं भाई, कई सारे उपागम हो सकते हैं सही उत्तर तक पहुंचने के लिए। तो आंसर क्या मिलेगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए अगर आपका उत्तर बी था, बिल्कुल सही है। 30 में कितने प्रश्नों के आंसर सही हो रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे बाकी के लोग भी देखें कि आपकी तैयारी कैसी है और आप भी बाकी के लोगों से मोटिवेट हों। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, गलत बात है। दूसरा ऑप्शन है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत ही सुधारना नहीं चाहिए, ये भी गलत बात। भाई सुधारना तो चाहिए ही, तो गलत हो गया। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ये बात सही है। यहाँ पे अगर सुधारने योग्य नहीं है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही दिक्कत है, शिक्षा की व्यवस्था ही गड़बड़ है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई टीचर को ध्यान देना है, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सकारात्मक पॉजिटिव अगर आप एटमॉस्फेयर बनाना चाह रहे हैं क्लास के अंतर्गत, तो देखिए सबसे बेहतर आपको ढूंढना है। कहानी से क्या अच्छा वातावरण बन जाएगा, बन भी सकता है और नहीं भी, तो ये उतना प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन, इससे क्या वातावरण हम अच्छा बना सकते हैं। सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य। हम किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें बच्चे में, लड़का लड़की में भेदभाव ना करें, जाति के आधार पर, लिंग के किसी भी प्रकार का हम भेदभाव ना करें, प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान लक्ष्य दें, है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी से आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी से टफ क्वेश्चन, तो ये सबसे बेहतर है। इससे सकारात्मक वातावरण क्लास में बना रहेगा, प्रत्येक बच्चे की बात को सुना जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश डैश जरूर होना चाहिए। अभिभावकों का समावेशन, विद्यार्थियों का बहिष्करण, अन्य शिक्षकों का समावेशन, विद्यार्थियों का समावेशन। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत बढ़िया। 26 के लिए बताइए। देखिए कहा जा रहा है पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो एक ऐसा डेटा होता है जिसमें विद्यार्थियों की प्रगति का पूरा डेटा, मतलब लेखा जोखा होता है कि बच्चे ने किस तरीके से प्रगति की है, पहले क्या था, पिछले मंथ में क्या उसका रिकॉर्ड था और अब कैसे बेहतर कर पा रहा है। तो इस संबंध में पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, विद्यार्थियों का बहिष्करण तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर है 26, बताइए जल्दी जल्दी से। बिल्कुल सही, यहां पे बहिष्करण दिया है, और तो आंसर क्या आएगा, विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए। 26 का आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी। 26 के लिए डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे विद्यार्थियों का भी समावेशन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा भाई, बाल केंद्रित शिक्षा भी आपने पढ़ी होगी, तो इससे क्या होगा, उनकी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त सामग्री का भी आप चयन कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी। आपका बहुत फेवरेट, बहुत आसान क्वेश्चन है। सीटेट संस्कृत पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ट्रांसलेट करके आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये उत्तर आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है। कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुणता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम विन्यास। भाई कहा जा रहा है समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रकट करेंगे तो उनके अंतर्गत निष्पादन उपागम अभिन्यास पाया जाएगा, निष्पादन करने की क्षमता होगी। तो आंसर मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकते हैं।
कैसे? मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध करके, मुक्त खेलने के लिए समय दे करके, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर। बहुत बढ़िया बात यहाँ पे कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? के अलावा पूछा था। अब थोड़ा सा अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो सी लगा देंगे। के अलावा मतलब एक ऑप्शन को छोड़ करके। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत आंसर कर रहे हैं। के अलावा मतलब है 3 ऑप्शन पॉजिटिव हैं और एक निगेटिव है। तो मुक्त अंत वाली सामग्री पॉजिटिव है, मुक्त खेल के लिए समय दें, बहुत अच्छी बात है, अवसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कहा जा रहा है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे आप परिपूर्णता की अपेक्षा, ये बात गलत है भाई। हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चा है तो वो काम पूरा मतलब परिपूर्ण कर ही लेगा, है ना? तो 3 ऑप्शन ठीक हैं, ये ऑप्शन जो है उतना मजेदार नहीं बनाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या मिला आपको? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। ऊपर आई बटन एक बार और चेक करिएगा, ऊपर आपको सभी क्लासेज की प्लेलिस्ट जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वो आपको लिंक दिख रहा होगा। देखिए समस्या समाधान एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक और विद्यार्थी किसी भी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान के लिए सचेत होकर नियोजित ढंग से संलग्नता के साथ प्रयास करते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा बाकी के सभी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि हम बच्चों से ये नहीं श्योरिटी ले सकते कि वो कोई भी काम कर रहे हो तो वो पूर्ण रूप से कर पाएं। ठीक है, हम मोटिवेट करते हैं, बाकी सब चीज़ें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे निम्न, और यहाँ पे अभी वीडियो को एंड मत करिएगा, जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपके सामने कुछ यहाँ पे वीडियोस दिखेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सेकंड वीडियो पे आप यहीं से जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30। ट्रिक अगर आपने देखी होगी तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर आएगा। विद्यार्थी को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने। भाई बच्चों को यहाँ पे क्या मिल रहा है? अवसर मिल रहा है, बच्चे एक्टिव होंगे और यही आपसे पूछना चाह रहा है कि अंतः विषय अनुदेशन का लाभ क्या है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या है, बहु संदर्भों में चीज़ों का उपयोग करेंगे, जो भी ज्ञान सीखेंगे और सामान्यकृत का अवसर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। जितने भी लोग लाइव जुड़े थे बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास से जुड़ने के लिए। यहाँ पे देखिए आपको ट्रिकी वीडियोस और पर्यावरण के वीडियोस के लिंक आ रहे हैं, उनको क्लिक करके देखें। थैंक यू सो मच। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे हमारी क्लास चल रही है रोज 11 बजे सुबह और शाम को 7 बजे। तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर में जा करके और हमारी क्लासेज फ्री क्लासेज का लाभ लें, कोई चार्ज नहीं है। कैसे आपको क्लासेज ज्वाइन करनी है उसका वीडियो यहाँ पे आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देखें।